19 अक्टूबर 2025 की ये बात है। जम्मू कश्मीर की एक जगह लगती है बनपोरा नौगांव। बनपोरा नौगांव में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर थे जो दीवार पर लगे हुए थे। इसी बीच में जम्मू कश्मीर की पुलिस को वो पोस्टर दिखाई दे जाते हैं। पुलिस ने इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार दीवारों पर ये जैश ए मोहम्मद का जो पोस्टर है ये किसने लगाए हैं। ये पाकिस्तान का आतंकी संगठन है और कश्मीर में आखिरकार यहाँ पर इसका क्या काम है, बस ये बात जानने की कोशिश की जा रही थी। और एक नाम सामने आता है डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद का नाम आता है, उसे गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ये पोस्टर को यहाँ लगवाने के पीछे का कारण क्या है, मकसद क्या है, तुम क्या इस देश में आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हुए हो। पुलिस अपने तरीके से काम कर रही थी और एक नाम सामने आता है हरियाणा के गुरुग्राम का। हरियाणा के गुरुग्राम में एक अल-फलाह यूनिवर्सिटी है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीनियर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर शकील मुजम्मिल होता है। अभी तक जम्मू कश्मीर की पुलिस इसमें काम कर रही थी और जैसे ही हरियाणा के गुरुग्राम का नाम सामने आता है तब हरियाणा की पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा की पुलिस और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है और तीनों ने मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करना शुरू कर दिया ताकि ये पता चल सके कि आखिरकार ये पूरा जो मामला क्या है। तभी 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की जा रही थी कि हमें कुछ पुख्ता जानकारी मिली हुई है, पुख्ता कुछ सबूत मिले हैं कि तुम लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हो। इससे पहले कि वो कोई बात बता पाता, पुलिस को ये जानने में कई दिन का समय लग जाता है। ये तारीख थी 9 नवंबर 2025 को। पुलिस ने हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के पास में एक होज गाँव लगता है। होज गाँव में एक ऐसा मकान था जो एक तरह से गोदाम के रूप में जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब वहां जाकर रेड मारी, जाकर वहां देखने की कोशिश की तो वहां पर 12 छोटे बड़े सूटकेस मिलते हैं। जब उन सूटकेस को देखा जाता है तो उसके अंदर 358 केजी विस्फोटक पदार्थ थे। ऐसे विस्फोटक पदार्थ यदि वो फट जाए या उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो कई किलोमीटर तक धमाका होगा, जिसमें बड़ी संख्या में जान जा सकती है, बड़ी संख्या में नुकसान हो सकता है। तो पुलिस ने अब आगे और जांच पड़ताल करना शुरू किया तो इसी जगह पर पुलिस को असॉल्ट राइफल मिलती है AK-47 से थोड़ा सा साइज इसका छोटा होता है, मारक क्षमता लगभग सेम होती है, AK-47 से कम नहीं। 3 मैगजीन मिलती है। इस डॉक्टर की निशानदेही के आधार पर 84 जिंदा कारतूस मिलते हैं, एक पिस्तल मिलती है, 8 लाइव राउंड मिलते हैं। जैसे इतना सब कुछ मिलता है, मिलने के बाद अब चाहे IB हो, हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एक तरह से अपने मन में खुशी मना रहे थे। खुशी इसलिए मना रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हमने देश में होने वाली कोई बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है, उसे ख़त्म कर दिया है। बस ये सोचकर वो अभी इसी बात की खुशी मना रहे थे, या कह सकते हैं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही थी। इससे पहले कि पुलिस IB और या फिर और जांच एजेंसियां किसी जांच नतीजे पर पहुंचती, एक बार बहुत बड़ा जो है इसमें एक ऐसा धमाका हो जाता है कि उस धमाके की गूंज पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों तक भी सुनाई देती है। इसमें लगभग 12 या 13 लोग मारे जाते हैं, करीब 29 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाल किला से लगभग 300 मीटर दूर लाल किला मेट्रो स्टेशन है। उसका गेट नंबर है 1 और ये तारीख है 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग 6:52 के आसपास। जब वाहन धीरे धीरे, क्योंकि ये रोज़ ऐसी जगह है जहाँ सामने लाल किला है तो दूसरी तरफ चांदनी चौक है, यहाँ पर भीड़ अक्सर रहती है, चाहे रात हो या फिर दिन हो। यहाँ लोग एक दूसरे से सट कर चलते हैं, वाहन भी एक दूसरे से सट के ही चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और जब लाल बत्ती हो जाती है तो कुछ स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा वाहन हो जाते हैं और धीरे धीरे करके कदम कदम आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में एक ज़ोरदार धमाका होता है और जैसे ही धमाका होता है तो एक आग का गुबार जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये है तो है क्या। जो भी आसपास के लोग थे जो एक दूसरे से सट के चल रहे थे, जो वाहन थे जो सट के चल रहे थे, उस आग के गोले ने बड़ी संख्या में वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया, बड़ी संख्या में लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बस इस ज़ोरदार धमाके के बाद लोगों में भगदड़ मच जाती है। अपनी जान बचाने की तमाम कोशिश कर रहे थे, लोगों में चीख पुकार मच जाती है, एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। जो इस धमाके की जद में आ रहा था उसके चीथड़े उड़ जाते हैं, जो इस धमाके की उस आग के गुबार में आ जाता है वो बुरी तरह से जल जाता है, झुलस जाता है। यहाँ बस चीख पुकार मचना शुरू हो जाती है। जिसको जैसे मौका मिल रहा था वो वैसे ही बचने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे को भी बचाने की कोशिश में जुटा हुआ था। और आग का जो रूप था वो विकराल रूप होता चला जाता है। तभी नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सूचना दी जाती है, फायर ब्रिगेड को भी बुला लिया जाता है। जैसे ही सूचना मिलती है, टीमें मौके पर पहुंचने के बाद ये जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं।
इसी बीच में कई वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वाहनों में आग लग रही थी, लोगों में भगदड़ मची हुई थी। एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें यह कहते हुए सुना जा रहा था कि i20 कार है, इसके पीछे वाले हिस्से में जहां पर सीएनजी का जो सिलेंडर है वो रखा होता है, उसमें बड़ा धमाका हुआ है, उसी की वजह से धमाका हुआ है। कुछ इस तरह की बात थी। सभी तरह के लोग थे, अपनी अपनी तरह से अंदाज़ा लगाए जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, घायलों को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से हॉस्पिटल लेकर जाती है। जो मृतक थे उनके पहचान कर पाना बहुत मुश्किल था और गिनती ये जब शुरू होती है तो कभी 8, कभी 10, कभी 11, इस तरह से वक्त दर वक्त आगे गिनती बढ़ती चली जाती है। जब हम इस घटनाक्रम को सुना रहे हैं तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में 13 मृतकों की संख्या बताई थी और लगभग 21 से या 22 व्यक्ति थे जो घायल थे। अब पुलिस हो या फिर जांच एजेंसियां हों, सभी मौके पर पहुंचने लगती हैं, जांच पड़ताल करने में जुट जाती हैं कि आखिरकार ये कोई आतंकवादी घटना है या सचमुच कोई सिलेंडर ही फटा है या सीएनजी का कुछ लीक हुआ था। क्या है पूरा मामला? जब पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुटी हुई थी तभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ये पता चलता है कि i20 कार, जिसका नंबर था HR26CE7674, इस गाड़ी के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी तो ये जानकारी मिलती है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। जैसे जैसे कैमरे बैक कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुटे थे। ये 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास की बात है। एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में ये गाड़ी देखी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद टोल रिकॉर्ड के अनुसार 8:30 बजे के आसपास बदरपुर टोल पर यह फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ रुख करती है और यही गाड़ी जिसमें ब्लास्ट होता है, धमाका होता है, ये गाड़ी ओखला इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाती है और वहाँ पर जब इसमें शायद तेल ख़त्म हो रहा था या था नहीं, तब ये तेल भरवाने जाती है। यहाँ के बाद यही गाड़ी जो i20 कार है वो लाल किला परिसर में सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग हो जाती है जाकर दोपहर 3:19 के आसपास और शाम 6:48 तक ये पार्किंग में रहती है। और जैसे ही पार्किंग से निकलती है तो पूरा देश इस कार के बारे में जानने में जुट जाता है और जो एजेंसी थी, जाँच एजेंसियाँ, चाहे वो NI हो, चाहे वो IB हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर अभी कई दिनों से जो काम कर रही थी हरियाणा पुलिस हो या फिर जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस हो, अब इस बीच में एक नाम सामने आता है जो कि RTO के दफ्तर में इस नंबर के बारे में पता निकाला जाता है कि यह कार किसके नाम से रजिस्टर्ड है, इसमें जो धमाका हुआ था। आखिरकार इस कार के मालिक का नाम क्या है तो पता चलता है जिसका नाम था मोहम्मद सलमान, शांति नगर हाउस नंबर 631/21। ये वहाँ रहता है, गुरुग्राम, ये हरियाणा का ही एड्रेस है। पुलिस जब इसके घर जाती है तो घर जाने के बाद पता चलता है कि ये मोहम्मद सलमान का घर नहीं बल्कि ये तो दिनेश का घर है। अब दिनेश का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, उसकी माँ भी निकल कर आती है, दिनेश भी निकल के आता है। उससे पूछा जाता है कि मोहम्मद सलमान से हमें बातचीत करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। घर वाले कहते हैं कि ये घर दिनेश का है, ना कि मोहम्मद सलमान का। ये मोहम्मद सलमान का जो था ये 2016 में आता है, साल 2021 के बाद यहाँ से चला जाता है। अब लॉकडाउन जब लगा हुआ था, एक कमरे में रहता था, उसी में वो अपना पूरी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। ग्लास की कंपनी में काम करता था। फिलहाल अब वो ग्लोबल सोसाइटी सोहाना में शिफ्ट हो गया है। तभी पुलिस की टीम जो होती है वो इसे दिनेश को अपने साथ लेकर जाती है ताकि ये पता चल सके, उसके चेहरे की पहचान हो सके कि मोहम्मद सलमान कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं। जब उसके उस एड्रेस पर पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो उसकी बेटी निकलती है। बेटी पूछती है, जी क्या बात है, आपको किससे बात करनी है? तो उससे कहता है कि हमें मोहम्मद सलमान से बात करनी है। वो कहती है कि मोहम्मद सलमान तो अंदर घर में सोए हुए हैं, मैं अभी उठा कर लेकर आती हूँ, वो मेरे अब्बू लगते हैं। इस तरह से वो लड़की अंदर जाती है, अपने अब्बू को बाहर लेकर आती है। बाहर कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, पुलिस वाले खड़े हुए थे, जांच एजेंसियों के ऑफिसर्स खड़े हुए थे। मोहम्मद सलमान जब उनसे बातचीत करना शुरू करता है तो उनको पहले तो उसे हिरासत में लेते हैं। हिरासत में लेने के बाद उससे पूछते हैं कि HR26CE7674 इस गाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? वो कहता है कि साहब ये गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। अब से लगभग 1.5 साल पहले हमने इस गाड़ी को देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था और देवेंद्र नाम के व्यक्ति के पास ही ये गाड़ी होगी। उसके बाद उसके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बस उस एक से एक चैन को कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया और जैसे चैन दर चैन जोड़ने की कोशिश की जा रही थी तो पता चलता है कि एक साल में इस कार के लगभग 7 अलग अलग लोगों ने इसे खरीदा था। 7 अलग अलग मालिक बन जाते हैं इस कार के और अंत में जिसका मालिक होता है, जिसका नाम तारिक होता है, तारिक ने अंत में खरीदी थी, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला होता है। बस पुलिस के कान यहीं से खड़े हो जाते हैं और पुलिस के दिमाग में बिल्कुल सटीक ये बात बैठ जाती है कि शायद ये गैस सिलेंडर तो फटा नहीं है, CNG वगैरह नहीं फटी है, ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें झोल है।
अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया गया तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब जो ड्राइवर है उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसने काले रंग का एक मास्क लगाया हुआ था। चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो, ऐसे बड़े बड़े शहरों जो हैं उसमें कुछ इस तरह के महंगे महंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि उस सीसीटीवी कैमरे की रेंज को देखा जाए तो बताया जाता है कि 1-2 किलोमीटर तक की रेंज को वो बहुत साफ सुथरा देख सकता है। तो वो दिल्ली जैसी जगह में, और वो भी लाल किले के आसपास की बात हो, चांदनी चौक के आसपास की, जो बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है, वहाँ से कोई व्यक्ति अगर गुजरे तो जाहिर सी बात है उसके तो एक एक अंग को भी देखा जा सकता है उस कैमरे में। हालांकि उस कैमरे में इतनी क्वालिटी होती है, जब कैमरे की उस क्वालिटी के माध्यम से पता करने की कोशिश की जा रही थी, जहाँ जहाँ से वो कार चल रही थी, आ रही थी, जा रही थी, हर जगह जहाँ उसने तेल डलवाया था वहाँ से जब पता चलता है तो एक व्यक्ति जिसका शक्ल काफ़ी मैच कर रही थी डॉक्टर मोहम्मद उमर नवी उर्फ उमर मोहम्मद से। हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था। जब उसके बारे में पता चलता है तो वो फ़िलहाल वर्तमान में अफलाह मेडिकल कॉलेज में उसकी पोस्टिंग होती है, और वहीं से ऐसा दावा किया जा रहा था कि वही कार में बैठा हुआ था, और जब ये कार फटती है, जब ये कार में धमाका होता है तो वो भी उस धमाके में उस डॉक्टर के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस और थोड़ी सी इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो उस उमर ने जेएमसी श्रीनगर से एमडी की पढ़ाई की। एमडी की पढ़ाई करने के बाद अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट भी रहा था, और उसके बाद वो फरीदाबाद में जाकर शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ तो ये धमाका होता है, और उससे अब से ठीक 24 घंटे पहले 10 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद के पास होज गांव जो लगता है उसमें वहां बड़ी मात्रा में 358 केजी के आसपास विस्फोटक पदार्थ था। अब पुलिस और जांच एजेंसियां उन कड़ियों को आपस में जब जोड़ना शुरू करती हैं, और जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर, अखबारों में या फिर अलग अलग टीवी चैनल पर, न्यूज़ चैनल पर जब शुरू होती है तो फिर देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या फिर गृह मंत्री हो, सभी ने इस मामले में अपडेट लेना शुरू कर दिया, खबर लेनी शुरू कर दी, और ये जांच पड़ताल के लिए आदेश भी दिए कि जो भी इससे दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर पूर्वी पुलिस ने तमाम कोशिशें की, मेहनत की, लेकिन शायद उसकी मेहनत पर थोड़ी सी देरी हो गई। यदि और थोड़ा सा तेज़ी से जांच होती तो जैसे कि फरीदाबाद में 358 किलोग्राम का विस्फोटक पदार्थ पकड़ा गया था, हो सकता है कि डॉक्टर उमर भी पकड़ा जाता, और शायद ये धमाका वगैरह जो हुआ है ये कभी नहीं होता। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एजेंसियों ने गृह मंत्रालय की तरफ से एनआईए को जांच सौंपी गई है, और जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है इस डॉक्टर उमर की मां और भाइयों को भी हिरासत में ले लिया है। डीएनए सैंपल लिया गया ताकि जांच पड़ताल हो सके कि गाड़ी के अंदर जो शख्स बैठा हुआ था, ड्राइवर बैठा हुआ था, क्या वो वाकई डॉक्टर उमर था या फिर कोई और बैठा हुआ था। अभी हर एक छोटे से छोटू पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही थी। ये डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो कि इसके बारे में 358 केजी ग्राम जो विस्फोटक पदार्थ इससे बरामद हुआ था, तो जब इसके सीटीआर और लोकेशन, इसके जो संपर्क में जो लोग थे उनके बारे में जब पता करने की कोशिश गई तो लखनऊ के खंदारी बाजार की रहने वाली एक डॉक्टर शाहीन शाहिद, इनके बारे में पता चलता है, जो कि स्लीपर सेल का काम करने लगती हैं। ऐसा अभी दावा किया जा रहा है, पुख्ता नहीं है, अभी किसी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन ऐसा ही बताया जा रहा है कि भारत में जमातुल मोमिनात की ये हेड बताई जाती हैं, जिस ग्रुप को, जैसे जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद की घटनाओं में ये लिप्त रहता है, उसी का ही एक हिस्सा है और उसी का ही एक बड़ा आतंकवादी है जो उसकी बहन उस ग्रुप को हैंडल कर रही है। और इंडिया के अंदर डॉक्टर शाहिद शाहीन का नाम आता है। शाहिद शाहीन के बारे में जब और जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर है, वहाँ की जानी मानी लेक्चरार रही हैं, प्रवक्ता रही थी, और फिलहाल ये हरियाणा के फरीदाबाद में अपने रह रही थी। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उनके बारे में जब जानकारी मिलती है, साथ ही मडियाब थाना लगता है, वहां पर उनके भाई डॉक्टर परवेज अंसारी होते हैं, उनके घर में लगभग 3 घंटे तक तलाशी ली जाती है। हालांकि पुलिस को अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं रखी है पुलिस ने, क्योंकि हो सकता है कि गोपनीय हो सकता है, जांच का हिस्सा हो, या फिर अभी ये बताना नहीं चाहते हो। लेकिन जो भी इस घटना के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है, जाँच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो अफलाह यूनिवर्सिटी है वहाँ भी जांच के घेरे में आ चुकी है। ऐसा दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें कई लगभग 7-8 लोगों को उसमें से हिरासत में लिया गया है। जो डॉक्टर पकड़े गए हैं या डॉक्टर मर गया है, उसके इर्द गिर्द उसके जो संपर्क में जितने भी लोग थे, और इस घटना ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ऐसा घटना को क्यों अंजाम दिया गया। जो मरने वाले हैं उसमें कई लोग तो ऐसे हैं जिनके शरीर के पूरी तरह से चिथड़े उड़ चुके हैं, जिनके पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है, और कई लोग घायल हो चुके हैं। वो लोग थे जो या तो चांदनी चौक में खरीदारी करने के लिए आए थे, या फिर घूमने के लिए आए थे, या लाल किला देखने के लिए आए थे। वो सब आम लोग थे, बेकसूर लोग थे, उनका कोई इस पूरे घटनाक्रम से किसी प्रकार का लेना देना नहीं था, लेकिन बेवजह उनको मौत की नींद सुला दिया गया। किसी के हाथ पैर से किसी को अपंग कर दिया गया,
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।